नमस्कार। भारत के राज्यों के ताजा हालात पर बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीएजी की रिपोर्ट में रेवेन्यू सरप्लस राज्यों की सूची में यूपी सबसे ऊपर पहुंच गया है। सीएजी ने राज्यों के 10 सालों के आर्थिक प्रदर्शन का अध्ययन करके बताया है कि देश में अब तक कुल 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी कमाई उनके खर्च से ज़्यादा है, यानी ये राज्य रेवेन्यू सरप्लस में हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कभी भारत के बीमारू राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश के बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में आ गया है। 2023 में 37,000 करोड़ की रेवेन्यू सरप्लस के साथ योगी के यूपी का देश में पहला स्थान है। 37,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस के साथ उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ये हाल तब है जब पेट्रोलियम पर सबसे कम टैक्स यूपी में ही लिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में देश के 16 राज्यों के रेवेन्यू सरप्लस थे, जिसमें उत्तर प्रदेश 37,263 करोड़ रुपए के साथ सबसे ऊपर रहा। उसके बाद गुजरात और उड़ीसा का नंबर आता है। सीएजी के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक कुल 28 राज्यों में से 16 राज्य रेवेन्यू सरप्लस में थे और 12 राज्य राजस्व घाटे में थे। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व निर्धारित किए। इन राज्यों को 2022-23 के दौरान राजस्व घाटा खत्म करने और राजस्व सरप्लस करने पर जोर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस दौरान राजस्व संग्रह सिस्टम और प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कभी बीमारू राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था। पिछड़ेपन और आर्थिक तंगी की वजह से चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, यूपी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस वाला देश का अव्वल राज्य बन गया है। कैग के थर्मामीटर के जरिए जानते हैं बाकी राज्यों की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आपको बता दें कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश दुगनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है और इस बात को सीएजी ने भी माना है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा योगी सरकार के वर्ष 2017 से लेकर अब तक के कार्यकाल की तुलना में अगर साल 2012-17 के दौरान पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार से करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। जिन 16 राज्यों की रेवेन्यू सरप्लस उनके राजस्व से ज़्यादा थे, उसमें उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां 19,865 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है, जिसमें 19,456 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस रहा। चौथे नंबर पर झारखंड 13,564 करोड़ रुपए के साथ और 5वें नंबर पर कर्नाटक 13,496 करोड़ के साथ रहा। छत्तीसगढ़ 8,592 करोड़ रुपए, तेलंगाना 5,944 करोड़ रुपए, उत्तराखंड 5,310 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,091 करोड़ रुपए और गोवा 2,399 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस रहने वाले राज्यों में शुमार रहे। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर का भी राजस्व यानी रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में ये राज्य शामिल थे। घाटे वाले 12 राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा 2,22,648 करोड़ रहा। 2022-23 में राज्यों के राजस्व घाटे को पाटने के लिए वित्त आयोग ने 86,201 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जो कुल राजस्व घाटे का 39% था। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि 12 राज्य ऐसे हैं जिनका राजस्व व्यय उन्हें मिलने वाले राजस्व से अधिक रहा। राजस्व घाटे वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु रहे। बिहार, केरल, मेघालय और महाराष्ट्र की राजस्व व्यय का 90 से 100% रहा, यानी राजस्व घाटा 0 से 10% तक रहा।
बात आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की करें तो राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय का करीब 80 से 90% था, यानी 10 राजस्व घाटा 10 से 20% रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब ऐसे राज्य रहे जहां राजस्व की कुल प्राप्ति राजस्व व्यय का 75 से 80% थी, यानी राजस्व घाटा 20 से 25% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में राजस्व घाटा अनुदान राज्यों को दिए गए कुल वित्त आयोग अनुदान का 50% रहा। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान का सबसे अधिक लाभ पाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां बीजेपी विरोधी टीएमसी की सरकार है, यानी ममता दीदी की सरकार है। आपको बता दें कि बंगाल ही नहीं, गैर बीजेपी शासित केरल समेत 10 राज्यों को वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान का लगभग 94% दिया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान पर निर्भर है। साल 2023 में अकेले पश्चिम बंगाल को इसका 16% हिस्सा मिला, जबकि उसकी आय और खर्च के बीच जो अंतर था, ताकि उसका अंतर पूरा हो सके, राजस्व घाटा अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिला। उसे कुल अनुदान का 15.76% दिया गया ताकि वह अपने राजस्व घाटे को पाट सके। दूसरे नंबर पर केरल राज्य, जिसे कुल अनुदान का 15.28% मिला, जिसके बाद आंध्र प्रदेश 12.24%, हिमाचल प्रदेश 10.88%, पंजाब 9.60%, उत्तराखंड 8.28%, असम 5.67%, राजस्थान 5.64%, नागालैंड 5.26%, त्रिपुरा 5.13% का स्थान आता है। सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसे राज्य की भी चर्चा की गई जिसने अपने टैक्स सिस्टम को बहुत मजबूत किया है, जिसके चलते ऐसे राज्यों की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, मजबूत हुई है। टैक्स सिस्टम सुधार में पहले नंबर पर हरियाणा है, जो कुल आय का 90% हिस्सा खुद कमाता है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उसके बाद गोवा का नंबर आता है। राज्यों की अपनी आय में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य जीएसटी से आता है, जिसमें इसके अलावा शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली पर लगने वाला वैट और एक्साइज ड्यूटी भी राज्यों के जरिए बड़ी कमाई का जरिया है, क्योंकि ये जीएसटी ढांचे से बाहर है। पूर्वोत्तर की अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम वाले राज्य भी रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में शामिल है। इन 16 रेवेन्यू प्लस राज्यों में 10 पर भाजपा का शासन है, यानी भाजपा शासित राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश चतुर्वेदी जी, जो एडवाइजर हैं प्रसार भारती के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, पहला सवाल आप ही से। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो क्या क्या कदम उठाए और उसका क्या असर हुआ? ये सवाल प्रसून जी आपने मुझसे पूछा ना? जी जी। देखिए, जो आपने अभी इतना आंकड़ा प्रस्तुत किया, उससे एक चीज तो साबित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वशासन की बात करती है, सुशासन की बात करती है, उसका असर उसके द्वारा शासित राज्यों पर दिख रहा है। खासतौर पर जब 16 सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में 10 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, तो इससे तो निश्चित तौर पर कि ये हुआ है कि प्रशासनिक पारदर्शिता पहले की तुलना में बढ़ी है और रेवेन्यू सिस्टम बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त करना यह साबित करता है कि राज्य में प्रशासनिक मशीनरी पहले की तुलना में, क्योंकि मुझे अभी आप जब ये आंकड़े सुना रहे थे तो पिछली सदी के 80 के दशक में अर्थशास्त्री थे आशीष बोस, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बीमारू का। बीमारू राज्य कहे गए थे, बीमार से बनाया था। बिहार, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और उसमें से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका एक श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को जाता है, क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो बीच के 2018 से 20 के दौर को छोड़ दें, लेकिन उमेश तो चतुर्वेदी जी, तकरीबन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ तो कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन बुलडोजर वाले योगी बाबा पे तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उमेश जी। हम मुझसे बोल रहे हैं। जी अच्छा, जी। तो वो ऐसा है कि देखिए, बुलडोजर बाबा एक तरह से वो सुशासन का ही प्रतीक है बेशक। और ये आप देख लीजिए, हम और आप दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारा मूल निवास उत्तर प्रदेश है। जी। आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी थी और वहां किस तरह से चलना फिरना, किस तरह से बात करना, किस तरह से रहना एक दौर में मुश्किल होता था। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर एक प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर सब पर चल रहा है, बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर चल रहा है। अपवाद हो सकते हैं एक आध, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर को एक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से सुशासन किया, हालांकि ये मैं नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा ही हो गया है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन ये जो राजस्व सरप्लस की बात है, बीमारू राज्य से राजस्व सरप्लस की स्थिति में आना, ये मामूली बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा था कि प्रशासनिक पारदर्शिता, रेवेन्यू सिस्टम को आगे लाना, और एक चीज और हमें नहीं भूलना चाहिए, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ वोटरों का, 23 करोड़ लोगों का एक विशाल मध्य वर्ग का राज्य है। और जाहिर है कि मध्य वर्ग की उत्तर प्रदेश की कमाई बढ़ी है, वो खर्च कर रहा है, और जब खर्च कर रहा है तो उसके खर्च के चलते ही, चाहे वो बिजली के जरिए वेट आ रहा है, चाहे पेट्रोलियम के जरिए आ रहा है, चाहे एक्साइज के जरिए आ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। और आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होती है? सिर्फ कृषि से तो होती नहीं है। सर्विस सेक्टर पहले की तुलना मजबूत हुआ है, औद्योगिकरण बढ़ा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसने बड़ा जोर पकड़ा है। तो आप एक चीज और देखेंगे कि तकनीकी विस्तार के चलते, तकनीकी बदलाव के चलते, अब उत्तर प्रदेश के गांवों से भी लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्केट के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने सामान बेच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे फैक्ट है, और ये सारी चीजों की जो आधार भूमि है, जो बेस है, निश्चित तौर पर प्रशासनिक कुशलता है, प्रशासन की प्रशासन की कुशलता है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल होता है कि आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था। उत्तर प्रदेश में नई ब्रांडिंग करके नई तरीके का एक जामा पहनाकर उसे योगी सरकार ने अपना नाम दे दिया। और इन्वेस्टर समिट पर तो समाजवादी पार्टी भी उंगलियां उठाती रही है। कहते हैं कि 10,000 लोग आते हैं, 100 आदमी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चाय पानी नाश्ता करके चले जाते हैं। ऐसे में रोजगार प्रभावित होता है। यह एक बड़ा सवाल है। रवि अरोड़ा जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी प्रसून जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपको याद होगा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालत थी, जो बीमारू राज्य जिसके हम नाम लेते हैं, तो मैं समझता हूँ उस समय पे जो देश के, जो उत्तर प्रदेश के हालात थे, वो इस प्रकार के नहीं थे कि जिस प्रकार के कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स आ सके, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी थी उस समय राज्य, बेशक से नेशनल हाईवे काफी अच्छे स्तर पर पूरे देश में बने, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और खासकर लगातार जो भी सरकार ने, चाहे आप अभी बुलडोजर बाबा की बात कर रहे थे, या बात हो रही थी जिस प्रकार से जो है आपका ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह राज्य सरकार के उन इन्वेस्टर्स को, जो विदेशी हैं, उनको बहुत पसंद आई। और पसंद आई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इससे जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहे हैं उससे वास्तव में रोजगार बढ़ा या नहीं? चूंकि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ऐसे समिट से केवल बड़े उद्योगपतियों का भला हुआ है, न कि छोटे या मझोले उद्योगपतियों का। रवि अरोड़ा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया है, और अमित कुमार घोष ने जिस प्रकार से अभी आपको याद होगा कि 19 तारीख को ये एक नया सर्कुलर जारी किया है, उसके बाद
जो आम वहाँ के कर्मचारी हैं उनको डायरेक्ट सरकार के साथ जोड़ने की तैयारी है। तो इससे मैं समझता हूँ एक नई दिशा में कदम है। और जो 37,000 करोड़ का सरप्लस है ये अपने आप में साबित करता है कि उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश बन चुका है। और जिस प्रकार से जो रिवेन्यू सरप्लस होना कोई आम बात नहीं है, पूरे गुजरात को पछाड़ कर उत्तर प्रदेश का आगे आना, और वो भी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। और सीएजी की रिपोर्ट का आने के बाद अब विपक्ष अभी भी हो सकता है कुछ सवाल उठाए, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, और खासकर जिस प्रकार से 16 राज्यों में से 10 राज्यों के अंदर भाजपा कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरप्लस होती नजर आ रही है, तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि किस प्रकार से मोदी जी के राज में डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं। और इस चीज को पूरा देश देख रहा है। और खासकर देखिए, जवाब करना मांगना विपक्ष का काम है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि देश की जनता हर चीज समझती है, हर चीज समझती है, लेकिन रोजगार मिल रहा है या नहीं? उमेश चतुर्वेदी जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जो पारंपरिक रोजगार की अवधारणा है, सरकारी नौकरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी, संगठनिक क्षेत्रों की नौकरी, उस लिहाज से भले पूरे देश में मैं आप कह सकता हूँ कि आप रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन परोक्ष और सर्विस सेक्टर के बहुत रोजगार मिले। अगर निवेश होता है, इसमें दो राय नहीं है कि आर्थिक असमानता है, मुनाफा जो है वो उद्योगपति को ज्यादा जाता है, रोजगार पाने वाले को कम जाता है, ये व्यवस्था का दोष है। ये जो आप ट्रिकल डाउन थियरी है जिसके जरिए आज पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चल रही है, उसका एक दोष है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर रोजगार नहीं मिलता तो खर्च नहीं बढ़ता, खर्च नहीं बढ़ता तो राजस्व का इतने ज्यादा आमदनी नहीं। बेहद अहम बात आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन रिस्क कर। लेकिन इसके बाद एक अगला सवाल है कि ऑपरेशन कायाकल्प, एजुकेशन फील्ड में ऑपरेशन कायाकल्प जैसी योजनाओं का सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह आप लगता है कि काफ़ी हैं या अभी उन्हें और हाईटेक बनाना है? जी, ये सवाल आपने आप ही से होंगे जी। हाँ, तो देखिए मैं तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहता हूँ कि पहले की तुलना में व्यवस्था तो ज्यादा बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी डाउन हुई। मुझे लगता है कि क्वालिटी पर देखने की जरूरत है, लेकिन जब व्यवस्था बढ़ती है तो जाहिर है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रोजगार बहुत बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा तो हुआ है और वो दिख भी रहा है ना, तभी तो 36,000 करोड़ का सरप्लस दिख रहा है। सरप्लस दिख रहा है। एजुकेशन सिस्टम में कितना असर है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें, अस्पतालों की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में इस समय मेडिकल कॉलेजेस की बाढ़ आ गई है। बेहतरीन हॉस्पिटल्स की स्थापना हो रही है। दिल्ली, एनसीआर या लखनऊ की बात करें तो मेदांता जैसे हॉस्पिटल सामने आ रहे हैं। शारदा मेडिसिटी जैसे, यशोदा मेडिसिटी जैसे हॉस्पिटल के नाम सामने आते हैं। तमाम मैक्स का, फोर्टिस का, तमाम हॉस्पिटलों के नाम आ रहे हैं जो उच्च, दुनिया भर की उच्च संसाधनों से युक्त हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है रवि अरोड़ा जी कि क्या ये अस्पताल या ये सुविधाएं आम आदमी के पहुंच में हैं? रवि अरोड़ा जी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आपको वो समय जब दंगे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज विकास की बयार आ चुकी है। और खासकर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ पूरे, मतलब मैं समझता हूँ सिर्फ देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मतलब उनकी डिमांड आज दूसरे राज्योों में भी, जहाँ जहाँ क्राइम है, जहाँ जहाँ अपराध होते हैं, जहाँ जहाँ दंगे होते हैं। रवि अरोड़ा जी, मेरा सवाल ये है कि अस्पताल जो अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्या वह आम आदमी की पहुंच में है या अभी विकास उनसे दूरी बनाए हुए है? जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं उसी का जवाब दे रहा था। असल में मैं यही बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार से विकास की बयार आई है और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हर वो फैसले योगी सरकार ले रही है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गलती करता है तो बुलडोजर अपराधी सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, उन लोगों पर भी चलने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की कंट्रोल जो है बहुत अच्छे स्तर पर है और वहाँ पर आम जनता के स्तर। चलिए उमेश चतुर्वेदी जी, इस सवाल का भी जवाब आप दे दीजिए। क्या जो अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जा रहे हैं वह आम आदमी की पहुंच में है या उन
से भी विकास ने दूरी बना के रखी है? नहीं, अभी तो इस मामले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है और जनमत तो बार बार बताता है कि जो आधुनिक अस्पताल हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के, वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। और बहुत सारी रिपोर्टें बताती रही हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाना अपने को अपनी आर्थिक स्थिति को पीछे ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में भले गुणवत्ता होगी, उनके इलाज की होगी, लेकिन उनका जोर सेवा से ज्यादा कमाई पर रहता है। तो शायद यही वजह थी कि आयुष्मान भारत योजना की कल्पना की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवा है, हेल्थ सिस्टम है, वो उसको भी कहीं ना कहीं या तो कमाई का एक माध्यम बना लेता है या इग्नोर करने का माध्यम बना यानी लेता है। इसमें सुधार होने की जरूरत है। एक्सपर्ट की माने तो यह जो विकास की यात्रा दिख रही है उमेश जी, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त विकास है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट के निर्माण से विकास ने काफी गति पकड़ी है। यानी आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं, लेकिन उसका लाभ समाज का एक बड़ा वर्ग उसके लाभ से वंचित है। इसलिए जिस तरीके से अभी विकास हो रहा है, उसका विकास की धारा को किसी और ओर मोड़ना है, उसके लिए क्या करना होगा उमेश जी? अब मुझे देखिए, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जो सड़क बनती है तो उस पर सिर्फ धनी व्यक्ति नहीं चलता, सब लोग चलते हैं, उसका फायदा सबको होता है। और एक सड़क जब बनती है और एक्सप्रेसवे बनता है तो उसके जरिए कृषि, स्थानीय जो कुटीर उद्योग है वो, और बाकी सारे सेवा उद्योग को भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जैसे आप देखिए कि एक्सप्रेसवे है तो उसके किनारे कुछ ढाबे बनेंगे, तो जाहिर है कि ढाबे चाय पी, उस यात्रा से सड़क से गुजरने वाले यात्रियों के लिए होंगे, तो जो चाय पिएगा वो ज्यादातर पर पिलाने वाला स्थानीय स्तर का व्यक्ति होगा, तो उसके जरिए प्रत्यक्ष रोजगार और परोक्ष रोजगार दोनों मिलता है और आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। मेरा ये मानना है कि जो इतने सारे विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें जो हमारा अंत्योदय का सिद्धांत है, दीनदयाल उपाध्याय का, जिनके सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है जी, मुझे लगता है कि उस पर और ज्यादा फोकस करने की बेहद अहम बात कर रहे हैं। अंत्योदय योजना पे, अंत्योदय की विचारधारा पे अगर हम टिके रहे तो देश का संपूर्ण विकास होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश पहली बार अपनी अस्मिता को लेकर जागा है, अपने राष्ट्रवादी मानसिकता को लेकर, सोच को लेकर दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई जा सकती हैं। उसमें अभी भी उपलब्धियों में तमाम आंकड़े जुड़ने बाकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है, जैसा कि उमेश चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि ये समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को शायद उसका लाभ अभी नहीं मिल रहा है। रवि अरोड़ा जी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आपको याद होगा बिजली तक नहीं हुआ करती थी, कई कई घंटे बिजली नहीं आती थी, लेकिन आज वहाँ की आप हालत देखेंगे तो बहुत ही बेहतर हो चुकी है। और खासकर सिर्फ बिजली नहीं, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, पहले देश की राजधानी दिल्ली के लोग अगर जाना चाहते थे तो उत्तर प्रदेश के नाम से डर लगता था, लेकिन आज दिल्ली के लोगों की सबसे पहली पसंद अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का नोएडा या ग्रेटर नोएडा है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का रुझान बदला है, लोगों का रुख बदला है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोग आज कहीं व्यापार करने की बात करते हैं तो पहले गुजरात की बात करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में आना चाहती है। तो ये एक मैसेज इससे स्पष्ट हो चुका है। देश की जनता जिस प्रकार से लगातार योगी जी को पसंद कर रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। योगी जी का नाम लगातार मोदी जी के साथ जोड़ा जाता है, तो ये साबित करता है कि योगी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देखिए, टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में इतना करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना प्रयास किए जा रहे हैं उसकी नकेल जो कस रखी है वो पूरी तरह से मोदी जी ने अपने हाथ में रखी हुई है। और ना सिर्फ उनका मंत्रिमंडल, ना सिर्फ उनके विधायक, बल्कि सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं पूरे जो है पूरे कंट्रोल में काम कर रहे हैं। योगी जी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया है।
यानी देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाने की चुनौती योगी जी ने स्वीकार की है। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है। उमेश चतुर्वेदी जी, सवाल बस इतना है कि क्या इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है कि देश के विकास में हम भी भागीदारी निभाएंगे, 5 ट्रिलियन की योगी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उसमें केवल 1 ट्रिलियन की जिम्मेदारी अकेले उत्तर प्रदेश निभा रहा है। लेकिन क्या इस विकास की दौड़ में वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को भी शामिल करने का कोई कॉन्सेप्ट है, या उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा? उमेश चतुर्वेदी, देखिए, कंसेप्ट तो योगी जी और योगी जी की सरकार बताएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की भागीदारी की जरूरत होगी, और निश्चित तौर पर जो 23 करोड़ की जनसंख्या है उसका, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनकी भी सकारात्मक भूमिका होगी। और एक चीज प्रसून जी, जो इस पूरी चर्चा में हम लोग उसको छू नहीं पाए, मुझे याद आ रहा है, उसको जोड़ना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो हाल के वर्षों में 2 चीजें हुई हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना और अयोध्या में राम मंदिर का बनना। ये हमने ले लिया है उमेश चतुर्वेदी जी, मथुरा वृंदावन को भी हमने बोला है अपने इस डिबेट में जी। नहीं तो उसके धार्मिक पर्यटन को इतना बढ़ावा मिला है जी। कि उसकी वजह से 2 अंतर पड़े हैं स्थानीय स्तर पर। एक तो ये स्थानीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, और स्थानीय कुटीर उद्योग, होटल उद्योग, खान पान का उद्योग, उसको बड़ी बूम मिला है। तो तीसरी चीज ये है कि जो करोड़ों लोग आए, करीब 60 करोड़ लोग अपने उत्तर प्रदेश में, जो हाल ही में इसी साल हुआ था कुंभ, हाँ महाकुंभ हुआ था, उसमें जो 60 करोड़ पूरे यूरोप की जनसंख्या का 2 गुना होता है। इतने लोग अकेले उत्तर प्रदेश में आए, तो जाहिर है कि अगर उन्होंने 1 रुपया भी खर्च किया होगा, जो कि एक मामूली बात है, तो अकेले इन तीर्थ यात्रियों ने ही 60 करोड़ रुपया खर्च किया। हालांकि ये बहुत आज के दौर में 1 रुपए की बात नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आज जाता है तो कम से कम 1000 रुपए। इसके साथ में चतुर्वेदी जी मैं कुछ और चीजें जोड़ना चाहूंगा। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की छाप पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ने की कोशिश थी, जो पूरी तरीके से सफल रही। हमारी कोशिश यही है कि इस विकास की गंगा का सभी लोगों को फायदा मिले, सबसे ज़्यादा फायदा समाज में के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मिले। आप दोनों इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। चलती रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।